नमस्कार, 10 बजे 10 शहर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रीना गौरव। 10 बजे 10 शहर में दिन भर की सबसे असरदार खबरें, वो भी निष्पक्ष अंदाज में। शुरुआत करते हैं पंजाब की अहम खबर से। सीमावर्ती किसान इस समय मुश्किल में हैं और एक बार फिर से सूबा सरकार के खिलाफ हाई कोर्ट में पहुंच गए हैं। किसानों का आरोप है कि ना तो सरकार तार से पार वाली जमीन खरीद रही है और ना ही उसका कोई मुआवजा दिया जा रहा है। पंजाब हरियाणा की राजधानी में हाथों में कागज लेकर खड़े ये पंजाब के सीमावर्ती गांव के किसान हैं, जिन्होंने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट में दोबारा याचिका डाली है। दरअसल फेंसिंग के उस पार कृषि करने वाले किसानों की तरफ से डाली गई याचिका पर हाई कोर्ट ने 14 मार्च 2014 को उनके हक में फैसला सुनाया था और सरकार को किसानों के मामले का जल्द निपटारा करने के लिए फार्मर्स ट्रिब्यूनल बनाने का आदेश भी दिया था। लेकिन अभी तक सरकार ने ना तो ट्रिब्यूनल बनाया बल्कि सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर 1 साल का और समय भी मांग लिया। किसानों को प्रति एकड़ 10,000 रुपए मुआवजा भी दिया जाना था, लेकिन वो भी नहीं मिला। इसलिए किसानों ने सरकार के खिलाफ हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना की याचिका लगाई है। ਉਹਦੇ ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 31 ਅਗਸਤ 2015 ਤੱਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। किसानों का कहना है कि उनकी जिंदगी बेहद मुश्किल से बीत रही है और वो सरकार से अपील कर रहे हैं कि उनकी जमीन को खरीद लिया जाए, क्योंकि उनके लिए सीमा के नजदीक खेती करना केवल मुसीबतों का अंबार जैसा है। इस वक्त कोई साडियां शादियां लड़कियां लड़के वह कुआरे हो रहे हैं, ਵਿਆਹੇ नहीं जा रहे ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਰੀ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ, ਸਾਰੀ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ नहीं रखनी चाहते। वहीं विपक्ष कांग्रेस ने भी मांग की है कि सरकार सीमावर्ती किसानों को तार के पार पड़ने वाली जमीन की जगह किसी और जगह पर जमीन लेकर दे। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਸਕਣ, ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 40 ਫੁੱਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਵੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਖਰੀਦ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜੈਨੂਇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ। आपको बता दें कि पठानकोट से फाजिल्का तक 6 जिलों की लगभग 21,000 एकड़ जमीन बॉर्डर फेंसिंग जोन में आती है, जिसके साथ 200 गांव के 30,000 परिवार प्रभावित हैं। 540 किलोमीटर लंबा ये क्षेत्र साल 1947 से सुरक्षा बलों के कब्जे में है। जगतार भुल्लर, जी मीडिया, चंडीगढ़। अमृतसर से पुलिस ने एक एएसआई को गिरफ्तार किया है। पाकिस्तानी सिम और डायरी के साथ गिरफ्तार किए गए पंजाब पुलिस के इस बर्खास्त एएसआई को 5 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। इस मामले में पूछताछ के दौरान कई और अहम खुलासे होने की उम्मीद है। वो देश का सिपाही था, उसने कसम खाई थी दुश्मनों से देश की रक्षा करने की, लेकिन फिर वो कुछ रुपयों के लिए बिक गया। उसने न सिर्फ अपनी वर्दी की कीमत लगाई बल्कि अपना ईमान भी दुश्मन को बेच दिया। रंजीत सिंह पंजाब पुलिस का एएसआई था, लेकिन वो काम सरहद पार बैठे तस्करों के लिए करता था। आरोप है कि अब से पहले भी एएसआई रंजीत सिंह पर तस्करी के आरोप लगे थे और पंजाब पुलिस ने उसे बर्खास्त कर दिया था और तभी से रंजीत सिंह भगौड़ा था। लेकिन काफी देर पुलिस के साथ आंख मिचौली खेलने के बाद आखिर रंजीत अजनाला पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। उस मुकदमे ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਬਿਨਾਹ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 28 जनवरी की रात को बीएसएफ की कामल डोगर पोस्ट के पास बीएसएफ और पाकिस्तानी तस्करों के बीच हुई गोलीबारी के बाद आसपास के इलाके में सर्च अभियान चलाया गया था और गांव बल्लड़वाल के पास नाकेबंदी के दौरान पुलिस ने रंजीत सिंह को गिरफ्तार किया।
आरोपी के पास से एक मोबाइल, एक पाकिस्तानी सिम, एक डायरी बरामद की है जिस पर पाकिस्तानी फोन नंबर लिखे हुए हैं। ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਰਚ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਟਾਈਪ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਬਾਹਰਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਲੋਕਲ ਰਹਿਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਸਰਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ PTCL ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਦਾ ਫੋਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਆ। PTCL ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਾਇਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿस्तानी नंबर ਹੈਗੇ ਆ। पुलिस ने रंजीत सिंह को तो गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका साथी हरजिंदर सिंह मौके से फरार हो गया। पुलिस ने यह खुलासा किया है कि रंजीत सिंह के पाकिस्तानी तस्करों के साथ संबंध हैं और इसके बारे में पूछताछ करने के लिए आरोपी को 5 दिन के रिमांड पर लिया गया है। काफी समय तो एक ASI रंजीत सिंह नाम का ASI जो PAP का मुलाजम ਸੀਗਾ, 2012-13 ਤੱਕ ਇੱਕ ਰੋੜਾਂ ਵਾਲੀ ਪੁਲ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ PAP ਦੇ ਇੱਕ ਗਾਰ ਤੈਨਾਤ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਇਹਦੇ ਸਮਗਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਦਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ। 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ DRI ਨੇ ਇੱਕ 23 ਕਿਲੋ ਦੀ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਫੜੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਂਟਡ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕੁਛ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ गिरफ्तार हो चुके थे ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮਿਸਿੰਗ ਸੀਗਾ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ। पुलिस को कई और खुलासे होने की उम्मीद है और साथ ही पुलिस फरार हुए तस्कर की तलाश कर रही है। लेकिन ऐसे में सवाल ये भी है कि कहीं आरोपी ने नशे की स्मगलिंग के अलावा सरहद पार के हैंडलर्स से कोई खुफिया जानकारी तो शेयर नहीं की। राजन गोसाई, जी मीडिया, अमृतसर। इस बार गणतंत्र दिवस पर दुनिया ने भारत की ताकत को देखा। फ्रांस के राष्ट्रपति ने चीफ गेस्ट के तौर पर शिरकत की, लेकिन इस बार सिख रेजिमेंट के परेड में शामिल ना होने से सिख समुदाय नाराज है। इस मुद्दे पर सियासत भी गर्मा गई है और इसके साथ ही धार्मिक हलकों में भी इसे लेकर सवाल उठ खड़े हुए हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर सिख रेजिमेंट को परेड में शामिल न किए जाने का श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ने भी गंभीर नोटिस लिया। जत्थेदार ने कहा कि जहां ये सिखों के साथ भद्दा मजाक है, वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति के पास सिखों की पहचान के बारे में बताने का एक बढ़िया मौका भी गवा दिया गया, क्योंकि फ्रांस में पगड़ी को लेकर विवाद चल रहा है। बड़े अफसोस की गल है कि 26 जनवरी ਨੂੰ गणतंत्र दिवस ਵਿੱਚ सिख रेजिमेंट की फौजी टुकड़ी ਨੂੰ ना पेश करके ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ 87% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਨਾਂ ਉੱਪਰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕਾ ਵੀ ਖੁੰਝ ਗਿਆ, क्योंकि फ्रांस सरकार ने उत्थे सिखां दी दस्तार सजाउण पर पाबंदी लगाई हुई है। चाहिदा ते इह सी साडे प्रधानमंत्री साहब नूं फ्रांस दे राष्ट्रपति नूं सिखां कोल सिखां दी दस्तार दा मुद्दा उठाउंदे अते फ्रांस दे विच वसदे सिखां दी दस्तार पर लगी पाबंदी नूं हटाउण ते जोर दिंदे। वहीं SGPC के अध्यक्ष अवतार सिंह मक्कड़ ने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं। 26 जनवरी की जिहड़ी परेड हुई है वो ਉਹਦੇ ਤੇ चीफ गेस्ट ਸੀਗੇ, लेकिन बदकिस्मती की गल यह है कि पहली बार है कि 26 जनवरी की परेड दे विच सिख रेजिमेंट नूं जिहड़ा वो इनकलूड नहीं किया गया, जिहदे नाल समुचे सिख कौम के हिरदे जिहड़े ने वो काफ़ी रुंधरे हुए ने और बहुत ज़्यादा उन्होंने मन में रोस है, क्योंकि सिख रेजिमेंट दीयां बहुत वड्डियां प्राप्तियां ने। गणतंत्र दिवस की परेड में सिख रेजिमेंट के ना उतरने के मुद्दे पर हर तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और इस फैसले पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। राजन गोसाई, जी मीडिया, अमृतसर। खडूर साहिब उपचुनाव के मैदान में अब सिर्फ 7 उम्मीदवार बचे हैं। आज नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन था। आखिरी दिन आजाद उम्मीदवार अजीत सिंह सैनी ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। यहां आपको बता दें कि 13 फरवरी को खडूर साहिब उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है। को ही उम्मीदवार ने कागज वापस लाया श्री अजीत सिंह सैनी। कुल 8 उम्मीदवारों के
ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੁੱਲ 7 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹਨ। गंगा की सफाई के लिए दिल्ली में खास कार्यक्रम करवाया गया, जिसमें वातावरण प्रेमी बलबीर सिंह सीचेवाल के सफाई मॉडल को अपनाए जाने की जरूरत पर जोर दिया गया। पवित्र कालीवेई को साफ करने का बीड़ा उठाने वाले पर्यावरणविद बलबीर सिंह सीचेवाल के सफाई मॉडल को अब गंगा की सफाई के लिए अपनाया जाएगा। दिल्ली में करवाए गए स्वच्छ गंगा ग्रामीण सहभागिता प्रोग्राम में पहुंची केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने इस बारे में जानकारी दी। इस प्रोग्राम में पहुंचे गंगा किनारे बसे गांव के सरपंचों को उमा भारती ने सीचेवाल के सफाई मॉडल के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि गंगा की सफाई के लिए सीचेवाल का मॉडल बहुत कारगर है। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सीचेवाल को उन्नत भारत मुहिम के साथ जुड़ने की अपील भी की है। मैं सीचेवाल गई और मैंने वहाँ का मॉडल देखा तो मुझे आश्चर्य हुआ। लोगों ने कार सेवा की है, अपना गांव स्वच्छ किया है और अपने गांव के पानी से, सीवेज वाटर से लगभग 400 एकड़ जमीन सिंचित की है। उन्नत भारत अभियान में वैज्ञानिक और हमारे टेक्नीशियंस तो बहुत सम्मिलित हुए हैं, लेकिन आप जैसे संत जिन्होंने निर्मलता को गांव तक पहुंचाकर एक समृद्ध उदाहरण प्रस्तुत किया है राष्ट्र के सामने, अगर आप भी उन्नत भारत अभियान से जुड़ेंगे तो हम इस संकल्प को पूर्ण रूप से न सिर्फ देश के सामने उदाहरण हेतु प्रस्तुत कर पाएंगे, बल्कि विश्व के सामने भी ये डंके की चोट पर कह पाएंगे कि आपने नदियों को साफ किया, लेकिन हमने अपनी मां को निर्मल करके राष्ट्र के सामने, विश्व के सामने प्रस्तुत किया। इस प्रोग्राम में पहुंचे सीचेवाल ने अपने सफाई मॉडल को गंगा की सफाई के लिए अपनाए जाने पर खुशी जाहिर की और दावा किया कि पानी के स्रोत को साफ करना 100% मुमकिन है। सौखा, सस्ता ते वधिया ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵੇਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਨਦੀਆਂ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਟਰੀਟ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲੱਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਾਦ ਬਚੂਗੀ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚੂਗਾ। गंगा की सफाई के लिए केंद्र सरकार की तरफ से एक अलग बजट भी रखा गया, लेकिन उमा भारती ने उम्मीद जताई है कि सीचेवाल मॉडल को अपनाने के साथ जितना बजट गंगा की सफाई के लिए रखा गया है उसकी जरूरत नहीं होगी। पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। हरियाणा को कोलकाता के निवेशकों से 5,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। ये प्रस्ताव खाद्य प्रसंस्करण, विनिर्माण, आधारभूत संरचना, बिजली, सौर ऊर्जा जैसे क्षेत्रों से मिले हैं। जहाँ कदम कदम हरियाली है, खुशहाली है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मिशन निवेश पर हैं। हरियाणा में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवेश ज्यादा से ज्यादा बढ़े, इसी मकसद से सीएम खट्टर ने शनिवार को कोलकाता में दूसरे निवेशक रोड शो की शुरुआत की। न्यू दिल्ली में इस रोड शो में सीएम खट्टर के साथ हरियाणा के उद्योग मंत्री कैप्टन अभिमन्यु भी शामिल रहे। हम चाहते हैं हरियाणा में देश और दुनिया भर के निवेशक अधिक से अधिक निवेश करें और हम हरियाणा के हर बेरोजगार युवक को रोजगार दिलाने में समर्थ हो सके। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 7 और 8 मार्च 2016 को इसका हमने आयोजन किया है। कोलकाता निवेशक रोड शो में सीएम खट्टर ने जानी मानी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उद्योगों के प्रमुखों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ अलग अलग बैठक की। सीएम खट्टर ने निवेशकों को हरियाणा में निवेश करने पर उसके फायदों से वाकिफ कराया, साथ ही हरियाणा की खूबियां भी गिनवाई। हरियाणा का एक लोकेशनल एडवांटेज है। दिल्ली को 3 तरफ से हरियाणा घेरता है।
इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली का ही है भले, लेकिन वो हरियाणा का अधिक निकटतम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है देन दिल्ली। इसी प्रकार चंडीगढ़ का हमारा नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तीसरा, हिसार में हम बहुत जल्दी केंद्र से हमने आग्रह किया है कि हमको एक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट की अनुमति मिले ताकि हम हरियाणा का सम्यक विकास सब जगह करवा सकें। गौरतलब है कि हरियाणा में 7 और 8 मार्च 2016 को हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होने जा रहा है और इसी को कामयाब बनाने में सीएम खट्टर लगे हैं। हरियाणा में निवेश बढ़े और गुड़गांव का कार्यक्रम सफल हो, इसको लेकर हरियाणा सरकार की ओर से 5 निवेश रोड शो तय किए गए हैं, जिसमें दिल्ली और कोलकाता हो चुके हैं, जबकि चेन्नई, मुंबई और बेंगलुरु में आने वाले दिनों में निवेश रोड शो होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चंडीगढ़ में सीएम हुड्डा ने, माफ कीजिएगा, यहां पर आपको बता दें कि चंडीगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने प्रदेश सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताते हुए ऐलान किया कि आने वाले विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन कांग्रेस विधानसभा का घेराव करेगी। हरियाणा में विधानसभा के बजट सत्र की तारीख का भले ही अभी ऐलान न हुआ हो, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने अपने तेवर जाहिर कर दिए हैं। कांग्रेस ने बजट सत्र के पहले ही दिन सरकार की नीतियों के खिलाफ विधानसभा के घेराव का ऐलान किया है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चंडीगढ़ में सरकार पर जमकर सियासी हमला किया। इस दौरान उनके निशाने पर इनेलो भी रही। विपक्ष में तो विपक्षी जो दल है, मुख्य मेन अपोजिशन जो दल है, वो तो मुख्य सहयोगी दल बना हुआ है इनका। तो ये जिम्मेवारी कांग्रेस पे आई है पूरा लोगों की आवाज़ उठाने का। इसी वास्ते हमने फैसला किया है कि जो अब ये बजट सेशन जो आ रहा है उसके पहले दिन हम असेंबली का घेराव करेंगे और लोगों की आवाज़ उठाएंगे और अपनी मांग को जोर शोर से उठाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने प्रदेश सरकार को हर मोर्चे पर नाकाम बताते हुए उसे घोटालों की सरकार करार दिया। हर मुद्दे पर हर उस पे फेल हो गई है। हर काम जो किया है वो घोटाले में तब्दील हुआ है इनका। खाद का, यूरिया का देखा हमने, अब गेहूं पे मैं अखबारों में खबर पढ़ रहा हूँ भाई गेहूं में बीमारी लग रही है। सर्दी के इस मौसम में पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है। बजट सत्र के पहले दिन हुड्डा ने विधानसभा के घेराव का ऐलान किया है। अब देखना होगा कि बजट सत्र के घेराव का ये कार्यक्रम हरियाणा कांग्रेस का होगा या फिर हुड्डा का। जगतार भुल्लर, जी मीडिया, चंडीगढ़। मानसा के गांव तामकोट की ग्राम पंचायत को इस बार 2 फरवरी को मनरेगा अवार्ड के साथ सम्मानित किया जाएगा। ये अवार्ड देश की 10 पंचायतों को और पंजाब की पहली पंचायत को मिल रहा है। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं इस खास रिपोर्ट के साथ। मानसा का गांव तामकोट मनरेगा स्कीम को सही तरीके से चलाने के लिए सम्मानित होने जा रहा है। तामकोट की पंचायत को इसके लिए 2 फरवरी को राजधानी दिल्ली में मनरेगा अवार्ड के साथ नवाजा जाएगा। इस पंचायत को इससे पहले सशक्तिकरण अवार्ड भी मिल चुका है। यहाँ तक पहुँचने के सफर के पीछे गाँव की पंचायत की सूझबूझ और लोगों के सहयोग की लंबी चौड़ी कहानी है। गांव तामकोट की पंचायत ने यह कोशिश की है कि गांव के हर घर को रोजगार मिल सके। गांव में 5 एकड़ जमीनों से कम वाले 600 किसानों को पंचायत ने मनरेगा के तहत काम पर लगाकर उनकी आर्थिक दशा को सुधारा। गांव में 499 व्यक्तियों को कीर्ति कामों की वेलफेयर में रजिस्टर करके मजदूरों को आर्थिक मदद दिलवाई। गांव की पंचायत गांव की कमेटियां बनाकर काम कर रही है, जैसे विकास कमेटी गांव का विकास करती है, उत्पादन कमेटी खेतीबाड़ी का काम करती है। इसके अलावा महिलाओं की कमेटी की ओर से हर महीने महिलाओं से संबंधित काम किए जाते हैं। गांव के सरपंच रंजीत सिंह ने बताया कि उनकी पंचायत ने पूरी मेहनत और लगन से काम किया है। मनरेगा में किसानों को शामिल करके उनको रोजगार दिया है। गांव के लोगों ने अपने गांव को अवार्ड मिलने पर जहां खुशी जताई,
वहीं प्रशासन की तरफ से होती रही अनदेखी पर उन्हें मलाल भी है। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੋਤਬਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪਿੰਡਾਂ ਵਰਗਾ ਮਾਡਲ ਪਿੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਪੱਠੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਕਿਲੋ ਲੱਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ श्री मोदी तो ਅਸੀਂ ਅਵਾਰਡ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂਗੇ। गांव तामकोट को मनरेगा अवार्ड मिलने पर जिला प्रशासन ने इसका सेहरा अफसरों और ग्राम पंचायत को दिया है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਖੜੀ ਹੈਗੀ ਤਾਮਕੋਟ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ 10 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਇਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। गांव तामकोट की पंचायत एक मिसाल है विकास के पक्ष से पिछड़े उन गांवों के लिए जो सुविधाओं की कमी की वजह से इस तरह की बहुमंत्वी योजनाओं का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। बलदेव शर्मा, जी मीडिया, मानसा।